फ्लाइट में बैठते ही कुछ ही देर में वह अपने दोस्तों के साथ राजस्थान पहुंच गई। उन्होंने पहले से ही होटल की गाड़ी बुक कर रखी थी, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचते ही सभी अपनी कैब का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी कैब एयरपोर्ट के पास आ गई। अनोखी के साथ उसके 4 और दोस्त थे, पूजा, अभिषेक, रोहन और कशिश। लोग ज्यादा थे, इसलिए 2 कैब उन्हें पिक करने आई थीं। एक कैब में अनोखी, पूजा और रोहन बैठ गए और दूसरी कैब में अभिषेक और कशिश। और फिर सभी होटल की ओर रवाना हो गए। रास्ता काफी खराब था, तो पूरे रास्ते बस झटके ही झेलने पड़े उन्हें। पर अनोखी उन रास्तों को देखकर कहीं खुशी गई थी। उसे सब कुछ अपना सा लग रहा था, मानो वो इन रास्तों के एक एक मोड़, एक एक धूल कण से वाकिफ हो। गाड़ी चलते वक्त अचानक से अनोखी बोल पड़ी, भैया राइट ले लो न, यहाँ से शॉर्टकट है। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए। तभी ड्राइवर कहता है, लगता है आप यहाँ पहले भी आ चुकी हैं। अनोखी खुद भी हैरान थी ये सोचकर कि उसने ऐसा क्यों कहा जबकि वो यहाँ पहली बार आई है। ड्राइवर फिर बोला, वो रास्ता शॉर्टकट तो है, पर कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी, उस रास्ते में पानी भर गया है। ये सुनकर अनोखी के दोस्त हैरानी से पूछते हैं, तुझे कैसे पता यहाँ के रास्तों के बारे में? अनोखी हैरान भरी आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता, वो तो बस मुंह से खुद ब खुद निकल गया। ये सुनकर पूजा और रोहन दोनों मजाक उड़ाते हुए बोले, बिना जाने तुक्का मार रही थी क्या? इतना बोल वो दोनों हंस पड़े, पर अनोखी को जरा भी हंसी नहीं आ रही थी। वो काफी परेशान थी, उसे वो जगह कुछ अजीब सी लग रही थी, थोड़ा अपनापन तो थोड़ा डर। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी और इतने में ही सब लोग अपने होटल पहुंच गए। सभी काफी थक गए थे इतना लंबा सफर करके, तो सभी ने जल्दी से चेक इन किया और अपने अपने कमरों में चले गए। अनोखी के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसे यूं परेशान देख पूजा ने पूछा, क्या हुआ अनोखी, तू ठीक नहीं लग रही है? अनोखी बोली, पता नहीं पूजा, पर यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। पूजा उसे समझाते हुए कहती है, सफर काफी लंबा था, तो शायद थकावट के कारण तुझे ऐसा लग रहा हो। तू जा, अपने कमरे में थोड़ा आराम कर ले। अनोखी हाँ में सिर हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में दाखिल होते ही अनोखी ने दरवाज़ा बंद किया और बैग एक कोने में रख दिया। फिर वो खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाती है और बाहर झांकने लगती है। सूरज ढलने लगा था और राजस्थान की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। उसकी आंखें कहीं दूर कुछ खोज रही थीं, शायद किसी भूली बिसरी याद को। अचानक उसे एक हल्का सा सिरदर्द महसूस हुआ। वो अपना सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गई। उसके दिमाग में कुछ धुंधले दृश्य तैरने लगे, एक पुरानी हवेली, कुछ लाल सा निशान और फिर एक चीखती हुई लड़की की आवाज़। अनोखी ने झट से आंखें खोली और मानो उसकी सांसें तेज हो गईं। वो खुद को समझाने की कोशिश करने लगी, शायद ये सफ़र की थकान है, शायद उसे कुछ देर सो जाना चाहिए, पर उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक। वो चौंककर उठी और दरवाज़ा खोला। सामने पूजा थी। तू ठीक है? पूजा ने चिंतित स्वर में पूछा। अनोखी ने जबरदस्ती मुस्कराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा सा सिरदर्द है। पूजा ने उसके माथे पर हाथ रखा, तेरा तो माथा भी गर्म लग रहा है। चल थोड़ा नीचे आ, ताज़ी हवा लगेगी तो बेहतर महसूस होगा। अनोखी ने मना तो नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उलझन साफ झलक रही थी। मन के किसी कोने में कोई अजनबी डर दस्तक दे रहा था, और वो डर सिर्फ डर नहीं था, जैसे कोई कहानी हो जो फिर से दोहराई जा रही हो। वह पूजा के साथ बाहर चली गई, ठंडी हवाओं की सरसराहट में जैसे कहीं खुशी गई हो। तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की स्क्रीन पर करण का नाम चमक रहा था। करण का नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक सुकून सी मुस्कान खिल गई। वो मुस्कुराते हुए कॉल उठाती है। थैंक गॉड तुमने कॉल किया करण। करण मस्ती भरी आवाज में कहता है, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और तुम्हें मेरी याद सताने लगी। अनोखी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। करण हंसते हुए बोला, अगर सुधर गया तो फिर प्यार कैसे करूंगा मेरी जान। अनोखी उसकी बातों में खोसी गई थी। पूजा ये सब देखकर हल्के से मुस्कुराती है और फिर अनोखी से कहकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। अनोखी बातों में उलझी होटल से कुछ दूर निकल आई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब होटल के बाहर आ गई। बातें खत्म कर उसने फ़ोन रखा और जैसे ही पीछे मुड़ी, हैरानी से बोली, ये मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, इस लड़के से बातें करते करते मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं इतनी दूर आ गई। इतना बोलते हुए वह होटल की तरफ लौटने लगती है।
लेकिन रास्ते खराब थे और उसने हील वाली चप्पल पहन रखी थी, जिससे चलना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह लड़खड़ा जाती है। जैसे ही वो गिरने ही वाली होती है, एक अजनबी लड़का आकर उसे थाम लेता है। उस लड़के को देखते ही अनोखी को एक अनजाना सा अपनापन महसूस होता है। वो कुछ पल यूं ही उसकी बाहों में थमी, बस उसकी आंखों में देखती रह जाती है। वो लड़का भी अनोखी की आंखों में कहीं खोसा जाता है। तभी अनोखी खुद को संभालते हुए उसका हाथ छुड़ाती है और खड़ी हो जाती है। मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे चोट लग जाती। वो अजनबी लड़का भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं आपको गिरने दूं। अनोखी को उसकी बात कुछ अजीब सी लगती है। वो हल्के से घबराकर कहती है, ओके, मैं चलती हूँ। लड़का मुस्कराकर कहता है, चलती हूँ नहीं, फिर मिलती हूँ, इंतजार रहेगा। उस पल का इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। अनोखी उसकी बातें समझ नहीं पाती, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो लड़का उससे फ्लर्ट कर रहा हो। वो उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए होटल की ओर बढ़ जाती है। होटल पहुंचते ही अनोखी सीधा अपने कमरे में चली जाती है। थकावट के चलते वो बिस्तर पर लेटते ही जैसे ही आंखें बंद करती है, उसी पल उस अजनबी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो घबराकर तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। चेहरा तो वही था, लेकिन इस बार उसके कपड़े अलग थे, जैसे कोई धोती कुर्ता पहन रखा हो। अनोखी पहले ही इन उलझनों से परेशान थी, और अब ये नया चेहरा। थोड़ी देर बाद सबने थोड़ा आराम किया, रात का खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। अगले दिन से असाइनमेंट शुरू होना था। आज बहुत दिनों बाद अनोखी सुकून से सोई थी। न कोई डरावना सपना, न ही कोई बेचैनी। हवेली वाले सपने तो अब भी आ रहे थे, पर इस बार वो लाल साड़ी वाली औरत चिल्लाती नहीं, बल्कि मुस्कुराती हुई दिखाई दी। उसके साथ अब एक लड़का भी था, मगर उस लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। अनोखी उस चेहरे को देखने की कोशिश करती रही। तभी वो लड़का उसकी ओर देखकर कहता है, अभी वक्त नहीं आया है तुम्हें जानने का कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही अनोखी एक झटके से उठ जाती है। सांसें तेज हो जाती हैं। वो घबराकर पानी की बोतल ढूंढने लगती है। कांपते हाथों से लाइट ऑन करती है और जल्दी से टेबल पर रखी बोतल उठाकर पानी पीने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या कोई संकेत। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था अनोखी को। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। सुबह के 8 बज चुके थे और 10 बजे तक साइट पर पहुंचना था। वो जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है। सबने साथ में नाश्ता किया और होटल की कैब से साइट की ओर निकल पड़े। ये सभी हिस्टोरिकल होराइजन नाम की प्राइवेट कंपनी से 1 महीने की इंटर्नशिप पर आए थे। जिस साइट पर वो पहुंचे थे, वो राजस्थान की एक बेहद पुरानी हवेली थी, मगर अब वो हवेली कम और एक खंडहर ज्यादा लग रही थी। सभी इंटर्न्स इधर उधर उस खंडहर को बड़े गौर से देख रहे थे। तभी एक आदमी आता है और पूछता है, आप सभी लोग हिस्टोरिकल होराइजन के इंटर्न्स हैं ना? सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर वो व्यक्ति उन्हें हवेली के अंदर ले जाता है और कहता है, हमारे कंपनी के हेड आपको इस प्रोजेक्ट में गाइड करेंगे। अंदर एक और आदमी कुर्सी पर बैठा था, पीठ उनकी ओर थी। जैसे ही उसे बताया जाता है कि इंटर्न्स आ चुके हैं, वो व्यक्ति खड़ा होता है और मुड़कर उनकी ओर देखता है। उसे देखते ही अनोखी की सांसें रुक सी जाती हैं। वो वही शख्स था जिसे उसने एक दिन पहले होटल के बाहर देखा था, मगर उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे अनोखी को पहली बार देख रहा हो। वो मुस्कुराकर कहता है, मेरा नाम अनमोल है और आप सभी मेरी टीम के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। आपको क्या क्या करना है वो मेरा असिस्टेंट आपको समझा देगा। इतना कहकर वह अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, इन सभी को इनका काम समझा दो। अनोखी अब भी उसकी ओर लगातार देखे जा रही थी। तभी अनमोल उसकी ओर देखकर पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? अनोखी हड़बड़ाते हुए जवाब देती है, नहीं, कुछ नहीं। और फिर वह असिस्टेंट के साथ सभी लोग अंदर चले जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही असिस्टेंट सबको अलग अलग जिम्मेदारियां बांटता है। अनोखी को हवेली के पश्चिमी हिस्से की पुरानी दीवारों पर रिसर्च का काम दिया गया। उस हिस्से में सन्नाटा था, टूटी फूटी दीवारें, बिखरे पत्थर और पुराने जमाने की कुछ अधूरी मूर्तियां। वहां जाते ही अनोखी को अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। पसीने की जगह रोंगटे खड़े हो गए थे। वो दीवार पर हाथ फेर ही रही थी कि तभी उसकी उंगलियां एक छोटे से निशान पर जा टकराए, जैसे किसी ने वहां कुछ उकेरा हो। एक लाल रंग का चिन्ह था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे सपने में दिखता था। अनोखी चौंक उठती है।
धीरे से उस चिन्ह पर हाथ फेरते ही एक हल्की सी सरसराहट होती है, जैसे दीवार के पीछे कोई हलचल हो। ये क्या है, वो मन ही मन सोचती है। तभी पीछे से एक भारी सी आवाज आती है। यहाँ कुछ मिला क्या? वो घबराकर पलटती है। वो अनमोल था। अब उसकी नजरों में वो पुराना डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अनमोल जानता हो कि अनोखी क्या महसूस कर रही है। अनोखी खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस यूं ही दीवार देख रही थी। अनमोल कुछ देर उसे यूं ही देखता रहता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, इस हवेली की दीवारें कहानियों से भरी पड़ी हैं, पर हर कहानी सबको नहीं सुनाई जाती। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। अनोखी स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसके मन में अब और सवाल उठने लगे थे। ये हवेली, ये चिन्ह, ये अनमोल और उसके सपने, क्या ये सब महज इत्तेफाक है? काम खत्म कर रात को सभी होटल लौटते हैं। सब थके हुए होते हैं, लेकिन अनोखी की आंखों में नींद नहीं होती। फिर भी किसी तरह वो सबके साथ जाकर खाना खाती और फिर सभी अपने अपने कमरे जाकर सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे अनोखी को फिर वही सपना आता है, पर पहली बार अनोखी खुद को उस लाल साड़ी वाली औरत की जगह उस पुरानी हवेली में खड़ी पाती है। हवेली का हर कोना, हर दीवार उसे जैसे कुछ कह रही होती है। वो चुपचाप डरी सहमी हवेली के गलियारों में घूमती रहती है। घूमते घूमते उसकी नज़र उसी लाल निशान पर पड़ती है, ठीक वैसा ही जैसा उसने आज दिन में देखा था। वो निशान उसे अपनी ओर खींचता है। जैसे ही वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, पीछे से एक गूंजती सी आवाज आती है, याद आया कुछ? अनोखी ठिठक जाती है, धीरे से पीछे मुड़ती है। वहीं काले कपड़ों में लिपटा एक साया खड़ा होता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, बस एक अजीब सी रहस्यमय परछाई। अनोखी डरते हुए भी उसके पास बढ़ने लगती है, और वो आदमी हर कदम पर पीछे हटता है। दोनों के बीच जैसे कोई अदृश्य धागा बंधा हो, एक आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे। तभी अनोखी की नज़र हवेली के एक कोने में पड़ती है। वो चौंक जाती है। लाल साड़ी में वही औरत भागती हुई दिखती है, और पीछे पीछे मशाले लिए कुछ आदमी उसे पकड़ने के इरादे से दौड़ रहे होते हैं। और तभी अनोखी की नींद टूट जाती है। वो बुरी तरह हौनफती हुई उठती है, घबराहट में पानी की बोतल उठाकर पीने लगती है। मन ही मन सोचने लगती है, क्या वो हवेली सच में है? पर मैं तो कभी राजस्थान आई ही नहीं, तो फिर इतना सच्चा सपना कैसे? वो अपने दिमाग पर जोर डालती है। हर किताब, हर कहानी जो उसने पढ़ी थी, याद करने की कोशिश करती है कि शायद कहीं उस हवेली का जिक्र हो, पर दिमाग बिल्कुल खाली, कुछ भी याद नहीं आता। अब वो खुद से ही उलझ चुकी थी। अनोखी ने ठान लिया था, सुबह होते ही मैं उस हवेली का हर कोना देखूंगी, जानकर रहूंगी क्या वो जगह वाकई हकीकत है या बस मेरा एक भ्रम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।